नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक महिला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल सकती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को 22 महीने बाद 9 नामों की सिफारिश भेजी है, जिसमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना, तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाईकोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी के नाम सरकार को भेजे गए हैं। 3 महिला न्यायाधीश में से एक आने वाले वक्त में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज होगी। इसमें जज जस्टिस नागरत्ना जो है वो भारत की पहली महिला सीजेआई बनने की उनकी उम्मीद की जा रही है। कॉलेजियम ने पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 महिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश भेजी है और देखा जाएगा कि आगे किस तरह से इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जितना कार्यकाल उनका बचा हुआ है उस हिसाब से ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि उनका जो कार्यकाल होगा, नागरत्ना अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनती है तो 1 महीने का उनका कार्यकाल होगा। तो 2027 में उम्मीद है जस्टिस बीवी नागरत्ना के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने की, और भारत के न्यायिक इतिहास में ये अपने आप में पहली बार होगा, ऐतिहासिक होगा। और जो उम्मीद की जा रही है, जो कॉलेजियम ने जिस हिसाब से भेजी है लिस्ट, उसमें 3 महिलाओं के नाम भेजे गए हैं, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस हैं, तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस हैं और उसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस भी हैं यहाँ पर। तो इन तीनों में से जो माना जा रहा है जस्टिस बीवी नागरत्ना, उनके मुख्य न्यायाधीश बनने की उम्मीद है, और अगर वो बनती है तो 2027 में वो ये पद संभालेंगी। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी। सुकीर्ति, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक भी है और खुशी पहुंचाने वाला भी है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है जस्टिस नागरत्ना को लेकर भी बताएं। जी बिल्कुल ऐतिहासिक होगा जब अगर ये नाम जो है फाइनलाइज कर दिया जाता है सरकार की तरफ से भी। तो हुआ ये है कि 5 कॉलेजियम मेंबर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो सीनियर जजेस हैं उनकी ये बॉडी होती है कॉलेजियम में, और इन्होंने 9 नाम रेकमेंड किए हैं सरकार को कि इन जजेस को, जो इस समय हाई कोर्ट में ड्यूटी है उनकी, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज के तौर पे एलिवेट कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। तो ये जो 9 नाम इस कॉलेजियम ने दिए हैं उसमें से 3 नाम जो हैं वो महिला जजेस के हैं, जिसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो जस्टिस बीवी नागरत्ना का है, जो इस समय कर्नाटका हाईकोर्ट की जज हैं। अगर उनका नाम फाइनलाइज हो जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट की जज बनती हैं तो जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक 2027 का जो वर्ष होगा उसमें हम जस्टिस बीवी नागरत्ना को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हुए देखेंगे। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जब पिछले सीजेआई ऐसे बोबड़े थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि भारत के लिए वो समय आ चुका है कि हम भारत की पहली चीफ जस्टिस को देखें। इससे पहले जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एनवी रमन्ना, उन्होंने भी एक बार ये बात मेंशन करी थी कि हाँ ऐसा हो सकता है कि महिला जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। उस तरह का एक समय आ चुका है, भारत वो कदम ले। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बीवी नागरत्ना आती हैं सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने के लिए 2 और नाम इस कॉलेजियम ने रेकमेंड किए हैं जो महिला जजेस के हैं। वो है जस्टिस हिमा कोहली, जो कि इस समय चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना के हाई कोर्ट में, और दूसरी है जस्टिस बेला त्रिवेदी, जो कि गुजरात हाई कोर्ट की जज हैं। तो 3 महिला जजेस के नाम हैं जो उन 9 नामों की श्रेणी में शामिल हैं, पर सबसे जरूरी नाम इस समय जस्टिस बीवी नागरत्ना का, अगर वो आती हैं तो भारत को अपनी पहली चीफ जस्टिस मिल जाएंगी 2027 में, महिला चीफ जस्टिस। शुक्रिया सुकीर्ति इस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में ऐतिहासिक क्षण होगा और ये देखना बहुत एक यादगार पल भी होगा। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कल एक अहम बैठक ली है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की यह बैठक हुई है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को निकालना प्राथमिकता है। इसके अलावा वहां के अल्पसंख्यक हिंदू और सिखों को शरण देना भी प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही उन्होंने परेशान हाल अफगानों की हर संभव मदद करने की भी बात कही है।
और अफगानिस्तान पर तालिबान की पूरी तरह से गिरफ्त में आने के बाद भारत ने काबुल में अपने दूतावास को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बड़ी मशक्कत के बाद भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारियों को, अफगानिस्तान में तैनात आईटीबीपी के जवानों को और कुछ पत्रकारों समेत करीब 140 यात्रियों को लेकर एयरफोर्स का विशेष विमान C-17 भारत पहुंच गया। किन हालात में इन्हें बचाकर भारत लाया गया, आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए बस से हिंडन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे ये आईटीबीपी के जवान हैं जो वायुसेना के विशेष विमान से भारत पहुंचे हैं। सबके चेहरों पर सकुशल लौट आने की राहत साफ नजर आ रही है। ये सभी आईटीबीपी के जवान काबुल में भारतीय दूतावास की सुरक्षा में तैनात थे। पिछले 2 दिनों से काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देख घबरा रही मधु गुप्ता को जब खबर मिली कि पत्रकार बेटी कनिका गुप्ता भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से सटे हिंडन पहुंच रही हैं, तो दोपहर को ही हिंडन एयरपोर्ट पहुंच गईं। कब लास्ट बात हुई थी आपसे? मेरी अभी जामनगर हुई है। जामनगर हुई? क्या बोल रही थी वो? कुछ नहीं, शी इज हैप्पी, कहती है मैं आ रही हूँ वापस फिर। और कल तक जब तक सारी वो पिक्चर्स देख रही थी, वीडियो देख रही थी, ऐसा उसमें डर, थोड़ा डर तो था, लेकिन वो कहती मैं घर में हूँ तो मैं फ्री, बिल्कुल सेफ हूँ। भारतीय वायुसेना का विशेष विमान C-17 ग्लोब मास्टर सुबह 6 बजे काबुल से उड़ा और ईरान एयर स्पेस से होता हुआ सुबह लगभग 11 बजे गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा। जामनगर पहुंचने के बाद अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि सबको सुरक्षा के साथ काबुल से बाहर लाना कितना मुश्किल था। हम स्वागत के लिए शुक्रिया करते हैं। हम एयरफोर्स का शुक्रिया करते हैं जो ऐसे कठिन हालात में हमें लेकर आए। लगभग 5 बजे के करीब भारत का विशेष वायुसेना विमान हिंडन पहुंचा। भारत वापस आए बाकी राजनयिक भी बताते नजर आए कि अफगानिस्तान से वापसी कितनी मुश्किल थी। द सिचुएशन वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड देयर, आपने अभी देखा ही है, सब पता ही है आपको। लेकिन जितने भी लोग हैं एम्बेसी के, जितनी टीम है, वी हैव डिफरेंट विंग्स, MEA एंड अदर डिफरेंट सिविलियन विंग्स एज वेल एंड फोर्सेस एज वेल। सबने एक साथ मिलकर एज अ फैमिली काम किया काफ़ी अच्छे से अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर एम्बेसडर एंड DCM एंड अदर ऑफिसर्स। एंड फाइनली हम एवरी लास्ट पर्सन को लेके आए हैं यहाँ तक बहुत अच्छे से। वहीं अब भी बहुत से भारतीय अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं जो भारत वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। अफगानिस्तान की सारी संगत वालों बेनती है जो कि इत्थे 285 सिख हिंदू साडे वीर भरा असी गुरुद्वारे के अंदर हाँ ते हालात बहुत खराब हैं। असी बेनती करते हैं कि सानू जितना जल्दी हो सके यूनाइटेड सिख ऑर्गेनाइजेशन ते USA कैनेडा सिखां नू बेनती है कि सानू इधरों कैनेडा या अमेरिका कढ़िया जाए। अगों की हो सकता है, अगों की हो सकता है, कोई पता नहीं है, हालात बहुत खराब हैं। भारत सरकार ने भी साफ किया है कि किसी भी भारतीय को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। जिनके अपने वापस आ गए हैं काबुल से सुरक्षित, वो राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत से लोग हैं जो अफगानिस्तान से वापस आना चाहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के, केरल के, पंजाब के भी कई लोग हैं जो कि तमाम वीडियोस बना करके ये बता रहे हैं कि यहाँ सिचुएशन ख़राब हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। नमस्कार, NDTV गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर हाजिर है। और कोरोना की दूसरी लहर ने जब पैर पसारे तो किसी को भी नहीं बख्शा था, हम जानते हैं ये बात। क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी कोरोना की चपेट में आईं। तब तक गर्भवती महिलाओं के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अब वैक्सीन उपलब्ध भी है और महिलाएं लगवा भी रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी हैं जिनमें वैक्सीन को लेकर डर है कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं होगी आने वाले बच्चे के लिए। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान। डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एम्स अस्पताल दिल्ली में। डॉक्टर नीना, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नीना, यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के भीतर जो डर है कि एक जिंदगी और जुड़ी है उनके साथ, कहीं वैक्सीन से कोई खतरा तो नहीं हो जाएगा, उन्हें आप क्या कुछ कहना चाहेंगी और क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है?
बहुत बहुत धन्यवाद अदिति इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। और आपने बहुत ही सही मुद्दे पे आज टच किया है कि क्या गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेना चाहिए। जिस तरह से हमने वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाई है और जिस तरह से बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब लोग इस संक्रमित बीमारी से एक्सपेक्टेडली इफेक्ट हो सकते हैं, उसी तरह से गर्भवती महिलाओं को भी इसका असर होगा। और वैक्सीनेशन इस वक्त जो हमारे पास डेटा है CDC से, वैक्सीनेशन बहुत सेफ है गर्भवती महिलाओं के लिए और हमें इनको इनकरेज करना चाहिए कि इस वक्त जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अवश्य ही वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। वैक्सीनेशन से डेफिनेटली एडवांटेज है कि उनके चांस इन्फेक्शन होने के तो कम होंगे ही, और अगर उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो सिवियरिटी भी कम हो सकती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब महिलाएं ये भी जानना चाहेंगी जो इस वक्त गर्भवती हैं, जिनके अलग अलग वक्त चल रहे हैं, वैक्सीन लगाने के बाद क्या कुछ खास सावधानियां उन्हें बरतने की जरूरत है? देखिए, अगर वैक्सीन लगना है तो कौन सा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी महिलाएं पूछती हैं कि मैं किस समय में, कौन से त्रिमाही में, पहले महीने, दूसरे महीने कब लगाएं। तो देखिए, 9वें महीने, पूरे 9 महीने में वैक्सीन लगाना सेफ है। पहले 3 महीने में लोगों को थोड़ा सा डर रहता है, भय रहता है कि शायद ये वैक्सीन मेरे बच्चे को कुछ आकार में या टेरेटोजेनेसिटी कर सकती है। उसके लिए अगर वो थोड़ी सी थोड़ा सा डर रही है तो रुक सकती हैं। 4थे महीने से लेकर 9वें महीने तक कभी भी वो वैक्सीन लगाएं और कोशिश करें कि 4थे से 6ठे महीने तक पहला वैक्सीन जरूर लग जाए, जिससे कि दूसरा वैक्सीन जो कि हम 12 हफ्ते के गैप में लगा रहे हैं वो 28वें हफ्ते से पहले लग जाना चाहिए, जिसको हम तीसरा तिमाही या थर्ड ट्रिमेस्टर कहते हैं। उस में पहुंचने से पहले एक गर्भवती महिला को अपना दूसरा वैक्सीन का डोज मिल जाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 14 से 28 हफ्ते तक काफी बड़ा गैप और विंडो है जिसमें गर्भवती महिलाएं वैक्सीन ले सकती हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ अलग नहीं है। जो अवेलेबल वैक्सीन है हमारे देश में, कोविशील्ड बहुत सेफ है, वो लगा सकती हैं। वो वैक्सीन भी लिया जा सकता है जो भी उनके एरिया में अवेलेबल है या उनकी रीच में है। और सबसे जरूरी है, माइल्ड जो साइड इफेक्ट्स हैं जो किसी भी वैक्सीनेशन के साथ हैं, उससे ज्यादा कोई भी एडवर्स इफेक्ट जो इवेंट कहते हैं वो किसी भी गर्भवती महिला में अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ है, जो ICMR के पास डेटा है। और अगर हम देखें जो कि विश्व में CDC जो सबसे बड़ा डेटा रखते हैं, उसके रिजल्ट्स भी हमें दिखाते हैं कि कोई खास कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन के साथ नहीं ऑब्जर्व की गई है। बिल्कुल, ये तो ही डॉक्टर गर्भवती महिलाओं की बात, लेकिन जो महिलाएं हाल ही में मां बनी हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो बच्चों को दूध पिला रही हैं, क्या वो भी वैक्सीन ले सकती हैं या उन्हें कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत है? इनफैक्ट जो लैक्टेटिंग या महिलाएं जिन्होंने अभी डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है वैक्सीनेशन लेने का। ब्रेस्ट फीडिंग से उनको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ब्रेस्ट मिल्क में अब जो नई रिसर्च के साथ जो डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये भी कह रही है कि माँ के दूध में जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो जाएंगी तो बच्चे को प्रोटेक्शन देंगी, तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी है एंटीबॉडीज का। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सेफ टाइम है जिसमें एक महिला को अपने बचाव के लिए और अपने बच्चे के बचाव के लिए वैक्सीन लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नीना मल्होत्रा, बहुत सारे भ्रमों को आपने आज दूर किया है, खासकर इस वक्त जो महिलाएं गर्भवती हैं या फिर जो हाल ही में मां बनी है, उन्हें कम से कम अब ये डर उनका दूर होगा कि वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है और ना उनके लिए ना ही उनके बच्चे के लिए किसी भी तरह से नुकसानदायक हो सकता है, उल्टा यह आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगा कोरोना से बचने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीना मल्होत्रा हमसे बातचीत करने के लिए।